दोस्तों, दो देशों को बांटने के लिए बॉर्डर्स होते हैं और आमतौर पर हर देश का अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। लेकिन आज हम जिन देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात करने जा रहे हैं, वहाँ पर कभी भी गोलीबारी नहीं चली, पर फिर भी इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड बेलारूस बॉर्डर क्राइसिस की, जिसने नाटो से लेकर पूरे यूरोप तक को हिलाकर रख दिया। पोलैंड और बेलारूस के बीच शुरू हुआ ये टकराव अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें 2020 के बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव के बाद के घटनाक्रमों में छुपी थी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के जवाब में लुकाशेंको सरकार ने एक चौंकाने वाली रणनीति अपनाई। उन्होंने मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से हजारों प्रवासियों को वीजा देकर बेलारूस बुलाया और फिर उन्हें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे यूरोपीय देशों की सीमाओं की ओर भेजा। इन प्रवासियों को यह भरोसा दिलाया गया कि वो आसानी से यूरोप में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन जब ये लोग पोलैंड की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और वो सैकड़ों की संख्या में जंगलों में फंस गए। बेलारूस का कहना था कि वो बस आने जाने की अनुमति दे रहा है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने इसे एक हाइब्रिड वॉर करार दिया, जिसमें इंसानों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस विवाद ने मानवीय संकट को जन्म दिया और पूर्वी यूरोप में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। जब यूरोपीय यूनियन ने 2020 के विवादित चुनावों और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर बेलारूस पर सख्त आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, तब बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बेहद अनोखी लेकिन खतरनाक रणनीति बनाई, जो थी हाइब्रिड वॉरफेयर। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था जिसमें सेना या हथियार इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इसमें इंसानों को और खासकर शरणार्थियों और प्रवासियों को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। बेलारूस सरकार ने मध्य पूर्व, खासकर इराक, सीरिया और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोगों को पर्यटक वीजा देकर अपने देश बुलाया। इन लोगों को बताया गया कि बेलारूस के रास्ते वो आसानी से यूरोप, खासकर जर्मनी या फ्रांस पहुंच सकते हैं। एयरलाइंस के जरिए इन्हें बेलारूस की राजधानी मिन्स्क लाया गया और फिर सुरक्षा बलों की निगरानी में इन्हें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमाओं की ओर भेजा गया। इनका लक्ष्य ये था कि इन प्रवासियों के जरिए यूरोपीय सीमाओं पर दबाव बनाया जाए और यूरोपियन यूनियन को मजबूर किया जाए कि वो बेलारूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए। ये रणनीति राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का एक रूप थी, जहां मासूम लोगों को कठपुतली बनाकर एक भू राजनीतिक खेल खेला गया। यूरोपीय देशों ने इसे एक हाइब्रिड अटैक बताया, यानी एक ऐसा हमला जिसमें पारंपरिक युद्ध के बजाय साइकोलॉजिकल, सोशल और राजनीतिक दबाव का प्रयोग किया जाता है। बेलारूस पर यह भी आरोप लगे कि उसने प्रवासियों को जबरदस्ती सीमा पार करवाने की कोशिश की और उनकी मानवीय स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस रणनीति ने न सिर्फ पोलैंड बल्कि पूरे यूरोप को सकते में डाल दिया और पूर्वी यूरोपीय सीमाओं को एक नए सुरक्षा संकट में धकेल दिया। पोलैंड और बेलारूस के बीच चल रहे सीमा संघर्ष ने सबसे गहरा असर डाला उन हजारों प्रवासियों पर जो इस संघर्ष में सिर्फ मोहरे बनकर रह गए। बेलारूस द्वारा जानबूझकर उन्हें पोलैंड की सीमा तक लाकर छोड़ दिया गया, लेकिन पोलिश सरकार ने उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी, जिसका परिणाम ये निकला कि सैकड़ों लोग बेलारूस और पोलैंड की सीमा के बीच फंसकर रह गए, एक ऐसे क्षेत्र में जहां ना तो ठहरने की व्यवस्था थी, ना ही भोजन, पानी या चिकित्सा सुविधा। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे, जो कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे दिन रात काटने को मजबूर हुए। कुछ ने ठंड और बीमारी के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन ना तो बेलारूस सरकार ने उन्हें वापस लिया और ना ही पोलैंड ने उन्हें अंदर आने दिया। ये स्थिति एक गहरे मानवीय संकट में बदल गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने बार बार उजागर किया। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने इस संकट पर चिंता जताई और दोनों देशों से अपील की कि इंसानियत के आधार पर इन प्रवासियों की मदद की जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला। बेलारूस पर आरोप लगे कि उसने इन प्रवासियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि पोलैंड की सरकार पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का उल्लंघन किया और मदद देने के बजाय सीमा पर फोर्स लगा दी। जब बेलारूस ने प्रवासियों की बड़ी संख्या को पोलैंड की सीमा की ओर भेजना शुरू किया, तो पोलैंड ने इसे एक संगठित और जानबूझकर किया गया हाइब्रिड हमला करार दिया और तत्काल सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए।
पोलैंड की सरकार को यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि ये केवल एक मानवीय संकट नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा है। सबसे पहले पोलैंड ने अपनी बेलारूस सीमा को पूरी तरह सील कर दिया, हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया और सुरक्षा बलों को आदेश दिया गया कि किसी भी अनऑफिशियल व्यक्ति को देश में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके साथ ही सीमा पर कंटीले तारों की बाड़, वॉच टावर्स और ड्रोन निगरानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पोलैंड की संसद ने एक आपातकालीन कानून पास किया जिसके तहत सीमा क्षेत्र में मीडिया और एनजीओ की एंट्री पर रोक लगा दी गई ताकि सैन्य और सुरक्षा कार्यवाहियों में बाधा न आए। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई, लेकिन पोलैंड ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। पोलैंड सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि बेलारूसी सेना खुद प्रवासियों को जबरदस्ती सीमा पार करवाने की कोशिश कर रही है। कई रिपोर्ट्स में तो ये बात सामने आई कि बेलारूसी गार्ड्स प्रवासियों को पीटते थे, उनका सामान छीन लेते थे और उन्हें जंगलों में छोड़ देते थे ताकि वो पोलैंड की सीमा जबरन घुसने पर मजबूर हो जाएं। इसके जवाब में पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन और नाटो से भी मदद मांगी। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड का समर्थन किया और बेलारूस के खिलाफ और भी सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। नाटो ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और सीमा सुरक्षा को लेकर पोलैंड के साथ अपनी एकजुटता जताई। हालांकि पोलैंड का ये रुख सख्त था, लेकिन सरकार का कहना था कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। पोलिश जनता में भी इस कदम को लेकर मिला जुला समर्थन देखने को मिला। कुछ लोग मानवीय दृष्टिकोण से प्रवासियों की मदद के पक्ष में थे, जबकि अन्य लोग इसे रूस और बेलारूस द्वारा की गई एक साजिश मान रहे थे। जैसे जैसे सीमा पर प्रवासियों का दबाव बढ़ा और मानवीय हालात बिगड़ने लगे तो यूरोपीय यूनियन और नाटो को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने संकट को बेलारूस की एक जानबूझकर रची गई राजनीतिक चाल बताया। यूरोपियन यूनियन ने साफ कह दिया कि बेलारूस का ये कदम एक हाइब्रिड अटैक है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में ईयू ने बेलारूस पर नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनमें बेलारूसी एयरलाइनों पर प्रतिबंध, सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को फ्रीज करना और बेलारूस के आने जाने वाली उड़ानों को सीमित करना शामिल था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत कर सकें। हालांकि कुछ यूरोपीय देश प्रवासियों को इंसानियत के नाते शरण देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन यूरोपीय संघ का कुल मिलाकर रुख ये रहा कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। नाटो ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। अब क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, इसलिए ये संकट अब पूरे गठबंधन के लिए साझा सुरक्षा का मामला बन गया है। नाटो ने बेलारूस को चेतावनी दी कि वो प्रवासियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे। साथ ही नाटो ने अपने सदस्य देशों को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ने पर वो सुरक्षा सहायता देने के लिए तैयार है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर क्राइसिस के बैकग्राउंड में एक और ताकत थी जो प्रत्यक्ष रूप से भले ही सामने न आई हो, लेकिन उसकी छाया हर कदम पर देखी गई, और वो ताकत थी रूस, खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका। बेलारूस लंबे समय से रूस का राजनीतिक और रणनीतिक सहयोगी रहा है। जब यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर चुनावी धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए, तब बेलारूस को एकमात्र खुला समर्थन मॉस्को से मिला। पुतिन ने न केवल लुकाशेंको सरकार को राजनीतिक रूप से समर्थन दिया, बल्कि आर्थिक सहायता और सुरक्षा आश्वासन भी प्रदान किए। विश्लेषकों का मानना है कि बेलारूस द्वारा प्रवासियों को सीमा पर भेजने की रणनीति रूस के अप्रत्यक्ष समर्थन से ही संभव हो पाई। इससे यूरोप के भीतर अस्थिरता और विभाजन पैदा हुआ, और ये वही रणनीति है जो रूस अतीत में भी अपनाता रहा है, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ हो या फिर जॉर्जिया या सीरिया के खिलाफ। रूस इस संकट का उपयोग पश्चिमी देशों की कमजोरियों को उजागर करने और नाटो के एकजुटता की परीक्षा लेने के लिए कर रहा था, जबकि पुतिन ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे में सीधा हस्तक्षेप करने से इनकार किया। लेकिन रूस की मीडिया और कूटनीतिक बयानों के जरिए बेलारूस के पक्ष में माहौल बनाना साफ दर्शाता है कि पर्दे के पीछे पुतिन इस खेल में शामिल थे। ये भी माना जा रहा है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को पश्चिम के साथ चल रही अपनी भू राजनीतिक लड़ाई के हिस्से के रूप में देखता है। पश्चिमी देशों में दबाव बनाना, यूरोपियन यूनियन को विभाजित करना और नाटो की सीमाओं पर अस्थिरता फैलाना, ये सब रूस की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। 2021 में शुरू हुआ पोलैंड बेलारूस सीमा संकट भले ही अब मीडिया की सुर्खियों से थोड़ा हट चुका हो, लेकिन 2024 से 2025 तक इसकी गूंज अब भी यूरोपीय सीमाओं और कूटनीतिक गलियारों में महसूस की जा रही है। सबसे पहले बात करें सीमा पर स्थिति की,
तो अब हाल 2021 की तुलना में कुछ हद तक स्थिर हुए हैं। पोलैंड ने अपनी सीमा पर सुरक्षा को और भी मजबूत किया है। लगभग पूरी बेलारूस सीमा पर स्टील की दीवार, उन्नत निगरानी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगाए जा चुके हैं। बेलारूस की ओर से प्रवासियों का प्रवाह अब पहले जितना संगठित या व्यापक नहीं रहा, लेकिन छोटे स्तर पर अवैध घुसपैठ की घटनाएं अभी भी सामने आ रही हैं। प्रवासियों की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। जिन प्रवासियों को सीमा पर रोका गया था, उनमें से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से वापस उनके मूल देशों में भेजा गया। वहीं कुछ लोग अब भी बेलारूस में ही फंसे हुए हैं, जहां उन्हें पर्याप्त सुविधा या कानूनी स्थिति नहीं मिल पाई है। राजनीतिक स्तर पर यूरोपियन यूनियन और बेलारूस के बीच रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं। यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से साफ इनकार किया है और बार बार कहा है कि जब तक लुकाशेंको सरकार राजनीतिक सुधार नहीं करती और प्रवासियों को इस्तेमाल करना बंद नहीं करती, तब तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। वहीं नाटो और पोलैंड की तैयारियां अब केवल बेलारूस को लेकर सीमित नहीं रही, बल्कि यूक्रेन युद्ध और रूस की आक्रामक नीतियों को देखते हुए अब पूरे पूर्वी यूरोप में एक बड़े रक्षा नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। पोलैंड अब नाटो में एक प्रमुख रक्षा साझेदारी बनकर उभर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की नजदीकियां और बड़ी हैं। बेलारूस अब और अधिक सैन्य और राजनीतिक रूप से रूस पर निर्भर हो चुका है, जिससे यह संकट भविष्य में फिर से भड़क सकता है अगर यूरोपीय सीमाओं पर दबाव डालने की रणनीति दोहराई जाती है। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ये टकराव अब सीमाओं से हटकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा नीतियों का स्थायी हिस्सा बन चुका है। वैसे दोस्तों, इन देशों के बॉर्डर क्राइसिस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।